हमारा न्यू टॉपिक है एक चर का रैखिक समीकरण। तो देखते हैं भाई एक चर का रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चर संख्याओं की, है ना। चर संख्या आखिर होती क्या है। तो देखो जब भी बीजीय व्यंजक कोई भी लेते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक मतलब क्या, जिसमें गणित के साथ साथ इंग्लिश भी हो। जैसे मैं लिखी 3a + 2b = 6, है ना, या फिर मैं लिखी 3x + y = 5, है ना। ऐसी जब भी हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, है ना। और इस बीजीय व्यंजक में वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता, है ना, जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया, b हो गया, यहाँ पे x हो गया, y हो गया, ये सब क्या है, चर संख्याएं। क्या है बच्चों, चर संख्याएं। चर संख्या मतलब क्या, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता या फिर जिसका मान हम गणित को हल करके ज्ञात करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, कभी 3 का मान कभी बदलता है क्या, 3 = 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 बराबर तो हमेशा 3 ही होगा भाई, है ना। तो इन संख्याओं को बोलते हैं अचर संख्याएं। अचर संख्या, क्लियर है ना। चर संख्या मतलब क्या, जिनका मान समीकरण के अनुसार बदलता जाता है ना। और जो चर संख्याएं रहते हैं उनको हम लोग इंग्लिश के लेटर से दर्शाते हैं, जैसे a हो गया, b, c, या फिर पुस्तक में देखे होंगे हमेशा x से ज़्यादा दर्शाते हैं, x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब इसका मान हम लोग समीकरण में हल करके निकालते हैं, है ना। और वहाँ पर जो संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, 3, 4, 5, 6 जो भी, है ना, गणितीय रूप में, उसको बोलते हैं अचर संख्या। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चर संख्याओं की, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। समीकरण तो है ना, समीकरण तो है, लेकिन कौन, कितने चर है उसमें, एक चर है, सिर्फ एक चर। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखी थी 3x + 2y = 6, है ना। जैसे मैं लिखूंगी 3x + 2y = 6, तो यहाँ पे कितने चर हैं, ये तो एक चर और ये दूसरा चर, तो यहाँ पे हैं 2 चर। उसी प्रकार से अभी हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे उसमें बोलता है कि सिर्फ एक चर होगा। तो एक चर होगा तो कैसे हो जाएगा भाई, जैसे लिखेंगे 3x + 2 बराबर हो जाएगा 10, है ना। इस समीकरण में देखो चर कितने हैं भाई, चर सिर्फ एक है ना। तो ये हो गया एक चर। एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलता है, और रैखिक समीकरण का मतलब होता है चर की घात एक, है ना। जो भी चर रहेगा उसके घात में क्या रहेगा, एक। यहाँ पे x है, x की घात 1 है ना। एक को नहीं लिखते इसलिए सीधा 3x लिख दी थी, ठीक है। अब क्या चर की घात 2 भी हो सकता है, क्या चर की घात 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर चर की घात 2 है ना, तो उसको लिखते हैं हम लोग, चलो 3 नहीं 8 ले लेती हूँ, बार 3 हो गया था ना, चलो ठीक है। 8x² + 5x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखो एक चर तो है ना, सिर्फ x ही है एक चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चर की घात कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, एक है ना, कुछ नहीं है मतलब एक है वहाँ पर, ठीक है। तो अधिकतम घात जो रहता है उसको हम लोग लेते हैं और उसी को बोलते हैं समीकरण की घात। देखो चर की घात अधिकतम जहाँ पे रहती है ना, चर की अधिकतम घात, इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण की घात। ठीक है बच्चों, समझ आया। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में क्या है, 8x² + 5x + 2, यहाँ पे कितना है, चर की घात कितनी है, अधिकतम घात जो है वो है 2, है ना। तो ये हो जाएगा एक चर का द्विघात समीकरण, है ना। चर कितने हैं यहाँ पे, कितने प्रकार के हैं, सिर्फ x बस है ना, इसीलिए बोला है एक चर का। और यहाँ पर चर की घात अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण, है ना। यहाँ पर क्या था,
चर की अधिकतम घात 1 थी, इसीलिए उसको बोले रैखिक समीकरण। और एक और आप लोग को जानना चाहिए, उसको भी मैं बता देती हूँ, जो होता है एक चर का त्रिघात समीकरण। त्रिघात में क्या होगा, देखो एक घात था तो चर का घात 1, 2 घात था तो अधिकतम घात 2, अब 3 घात रहेगा तो अधिकतम घात रहेगा 3, है ना। तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा टाइप का हो गया। चर देखो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी, मतलब कितने प्रकार के चर हैं यहाँ पे, सिर्फ एक प्रकार का चर है ना। घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक चर का त्रिघात समीकरण। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना माइंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आया ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है, इन समीकरणों में हमेशा कितने चर होंगे, एक चर, मतलब हमको सिर्फ एक चीज़ का मान निकालना है, या तो x रहेगा या तो y रहेगा, जो भी रहेगा देखेंगे उसको क्वेश्चन में। और वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वो रैखिक समीकरण बोलता है इसलिए वहाँ पे होगा समीकरण का घात सिर्फ 1, है ना। यहाँ पर समीकरण का घात 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। और ये तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताई कि जो रैखिक समीकरण है उसमें जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको मिलेगा द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बोलता है समीकरण का हल। ठीक है, जैसे कोई समीकरण है ना, सिर्फ रैखिक समीकरण की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 9 + 3x = 10। ठीक, इसमें देखो चर कितना है, 1 है, x है चर, है ना। अब चर की घात कितनी है, 1, मतलब ये क्या है, एक चर का रैखिक समीकरण है ना। चलो अब इसका हल, तो समीकरण का हल वो होता है जो दोनों पक्षों को संतृप्त कर दे। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं x के जगह में ऐसा क्या मान रखूं कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, या फिर x का मान जो निकालूंगी मैं, है ना, उसी को बोलते हैं समीकरण का हल। तो समीकरण का हल यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा, 9 + 3x = 10, ये दिया हम लोग को। अब 9 को मैं पक्षांतर करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3x = 10 - 9। ठीक, 10 - 9 करूंगी तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3x। तो x का मान हो गया 1/3, है ना। x का मान यहाँ पे निकला 1/3। यहाँ पर x का मान जो 1/3 निकला है वह ऐसा मान है जिसको मैं x के जगह में जब रखूंगी तो समीकरण का जो दोनों पक्ष है वो बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, चलो देखते हैं यहाँ पे, है ना। x का मान जब रखूंगी, x = 1/3 रखने पर क्या हो जाएगा, 9 धन 3 × 1/3। देखो यहाँ पे x था ना, x के जगह में मैं रखी 1/3 और बराबर यहाँ पे कर दी मैं 10, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना, कट गया। तो यहाँ पे आया 9 धन 1 बराबर 10। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, बराबर हो गया 10, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों पक्ष जो है वो बराबर हो गए, है ना, 10 बराबर है 10 के। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में जो पक्ष है ना बच्चों, लेफ्ट साइड मतलब समीकरण में जो बराबर का जो चिन्ह दिया है उसके लेफ्ट साइड में जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और समीकरण में बराबर के राइट साइड में जो पक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी समीकरण का जो हल है ना प्राप्त होता है वो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया भाई। अब समीकरण के हल तो देख लिए, लेकिन कितने कैसे टाइप के समीकरण रहेंगे उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब एक पक्ष में चर संख्या हो, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक पक्ष में चर संख्या हो, तो उसको हल कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे अभी हम लोग उदाहरण देखे थे वैसे ही हल करेंगे। ठीक, चलो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है भाई, 2x
माइनस 3 बराबर दिया है 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 3 है तो ऋण 3 को पक्षांतर करूँगी तो धन 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 7 धन 3। x का मान क्या निकल जाएगा, 7 धन 3 क्या हो गया, 10 हो गया ना, यहाँ पे 2x रख दो। अब 2 को फिर पक्षांतर करूँगी तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। x का मान हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, तो 5 समीकरण का हल निकल गया, मतलब x का मान निकल गया है ना। तो 5 ऐसी संख्या होगी जिसको मैं जब x के स्थान पे रखूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। चलो रख के देखें, रख के देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 गुणित x के जगह में क्या है 5 माइनस 3 बराबर 7। 5 दूनी कितना होगा 10 माइनस 3 बराबर 7। तो ये हो जाएगा 7 बराबर 7। यहाँ पे भी देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब जो है समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल सही प्राप्त हुआ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन बोला हमको 3y + 9 बराबर 4, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, धन 9 है ना, पहले पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 9 हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 4 ऋण 9। तो ये आ जाएगा 3y बराबर, देखो 4 में 9 गया तो -5, और ये हो जाएगा y का मान आ जाएगा -5/3। यहाँ पे फिर से आ गया y का मान। फिर से अगर हम y के जगह में -5/3 रख के देखें तो यहाँ पर भी हमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग करके देखोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग और कैसे प्रकार का रहते हैं। इसके बाद है जब दोनों पक्षों में चर संख्याएं उपस्थित हों, है ना। पहले क्या देखे थे हम लोग, सिर्फ एक पक्ष में चर संख्या थी। अब देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में चर संख्या रहेगी तो उसको कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 2x - 3 = x + 2। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जितना चर संख्या वाला राशि है उसको एक साइड कर लेना, और जितना कांस्टेंट है अचर संख्याएं हैं उसको एक साइड कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x के साइड में x को ला लूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - x, माइनस क्यों हुआ भाई, प्लस में था तो माइनस हुआ, है ना। यहाँ पे -3 है, पक्षांतर करूँगी तो +3 हो जाएगा, तो 2 + 3। आगे क्या हो जाएगा, 2x - x करूँगी तो x हो जाएगा, और 2 + 3 करूँगी तो 5। ये आ गया आंसर हमारा, x = 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो चर संख्या है वो क्या है, t है। ठीक है, x था ना, वैसे ही वहाँ पे चर संख्या t है। कुछ भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, अपने मन से आप b भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो t है तो हम लोग t के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, अब 3t को पक्षांतर करूँगी अगर मैं 5t के लिए, तो 5t + 3 है तो ये हो जाएगा -3t, है ना। और यहाँ पर -5 पहले से है, और यहाँ पे -3 है तो -3 को जब पक्षांतर करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2t = -5 + 3। बड़ा संख्या माइनस में है ना, तो -5 + 3 करूँगी तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ से बच्चों t का मान जो है वो आ जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा t = -1। यहाँ से फिर से आ गया भाई हमारा t का आंसर, मतलब हमारे समीकरण का हल क्या हुआ, t = -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। ठीक है, जैसे कि ऐसा टाइप का कुछ समीकरण दे दिया है ना, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो हमको बच्चों डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एकदम से ऐसा समीकरण कैसे बनाएंगे भाई, ऐसा नहीं है, आराम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, वो इजीली बनता जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं भाई, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, 8x - 3 / 3x = 2, है ना। ऐसा समीकरण दिया है। अब इसको हम लोग करते हैं हल।
तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बटे में है ना, भाग में है। अब भाग में है उसको पक्षांतर करोगे तो किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x - 3 = 2 इंटू, है ना, 3x गुणा में हो गया 8x - 3 = 3 दूनी कितना हो गया 6x, ठीक है। अब देखो ये किस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है भाई, किस टाइप का समीकरण दिख रहा है, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना। कौन सा समीकरण, जिस समीकरण में दोनों पक्षों में चर राशियां उपस्थित होती हैं। अब इसके बाद सिंपल इसको हल कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, एक साइड जितनी भी चर राशियां हैं उसको रख लेंगे और एक साइड जितने कांस्टेंट है उसको रख लेंगे। चलो रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, 8x - 6x बराबर कितना हो जाएगा, -3 है, पक्षांतर कर दूंगी तो +3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 6 करोगे तो 2x = 3, तो x हो जाएगा 3/2, है ना। x का मान क्या आ गया, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9x / 7 - 6x = 15, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले 9x - 7 - 6x को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बटे में 1 है ना। अब देखो जब भी अंश और हर में संख्याएं होती हैं और उनको जोड़ना या घटाना रहता है तो हर की संख्याओं का क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, LCM। तो LCM निकालेंगे, 7 और 1 का LCM कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब 7 को, है ना, 7 को मैं पहली संख्या के हर से, पहली संख्या का हर क्या है, 7 ही है। तो 7 से कितने बार में मतलब जाएगा, भाग दूंगी तो एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, इसलिए ऊपर में मैं क्या की, 1 का गुणा कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके हर में क्या है, 1 है ना, दूसरी संख्या के हर में क्या है जी, 1 है। अब 1 से जब 7 को भाग दूंगी तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 6x से 7 का गुणा कर दूंगी, समझ आया। चलो आगे देखते हैं, बराबर में है इसका 15, तो आगे क्या हल कर लेते हैं। 9 से 1 का गुणा करूँगी तो यहाँ पे तो आएगा 9x - 6 × 7 = 42, है ना, तो 42x / 7। अब 42 में मतलब 9 में -42 को घटाना है ना, 9 - 42 करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 33/7। ये x का x हो गया और बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए सामने माइनस लग जाएगा, बराबर यहाँ पे 15 चल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 7 जो है वो गुणा में चला जाएगा, भाग में है वो, तो यहाँ -33x = 15 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा -33x = 15 × 7 = 105, ठीक। तो ये हो जाएगा -33 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 105 / -33। x का मान क्या आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 पंचे 15, तो ये आ गया 35/11, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 35/11। इस प्रकार से बच्चों जो एक चर का रैखिक समीकरण है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर में वो किस टाइप का आएगा। चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रैखिक समीकरण की घात होती है, अभी मैं बताई थी, रैखिक बोलता है मतलब कितना घात होगा, 1 घात, है ना। तो 1 दिया ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ही 1 दे दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर द्विघात पूछता है ना, इसको याद रखना भाई, अगर क्वेश्चन में द्विघात आता तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता, 2, 3 आता तो 3, है ना। अगर चतुर्घात आ गया, मान लो चतुर्घात आ गया, है ना, तो यहाँ पर उसका समीकरण का घात कितना होता, 4 होता, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग। सामने का वर्ड को देखना ना,
रैखिक बोलेगा मतलब एक है, द्वि बोल रहे हैं, द्वि मतलब दो है ना, तो घात 2 हो जाएगा, त्रि बोलेगा तो 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3/7x प्लस 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 का हल होगा, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे, हल कर लेंगे फिर। 3/7 धन x बराबर 17/7। मैं क्या बोली थी, जब भी है ना x को एक साइड रखना, मतलब चर संख्या को एक साइड रखना, अचर संख्या को एक साइड रख देना। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, अचर संख्या, ये भी अचर संख्या, तो इसको इधर ला दो भाई, फिर x का मान निकल जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17/7, इसको पक्षांतर करोगे तो -3/7, तो 17 में 3 गया 14, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 14/7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो x का जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 धन 6p बराबर 19, है ना, इसका हल पूछ रहे हैं। फिर से वही करना है, देखो यहाँ पर जो अचर संख्या है उसको अचर साइड ला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6p बराबर 19 माइनस 17, है ना, प्लस में था तो यहाँ पे आ जाएगा 6p बराबर कितना हो जाएगा 2, तो p बराबर कितना हो गया 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो p का मान आ गया 1/3। ऑप्शन देखते हैं 1/3 है क्या, अरे 1/3 तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर 1/3 भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, ऑप्शन लिख लेते हैं 1/3, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिमाण मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जितना भी सेंटेंस दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में, उसको हमको इक्वेशन के रूप में पहले बनाना है, समीकरण बनाना है ना। और समीकरण बनाने के बाद एक चर का रैखिक समीकरण बनने वाला है ना, उसके बाद हम आसानी से हल कर लेंगे और ऑप्शन टिक कर लेंगे। समीकरण बनाते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, माना कि वो x संख्या सोची, ठीक है, इसमें से 5/2 घटाकर, है ना, इसमें से 5/2 घटाकर, तो 5/2 को मैं घटा दी, है ना। परिणाम जो मिलता है उसको 8 से गुना करती है। परिणाम जो मिला उसको कितने से गुना की, वो 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से, ये जो संख्या जितना मिला है ना, वो जो सोची गई संख्या क्या है x है, तो सोची गई संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो रेखिक समीकरण है वो हमको प्राप्त हो गया, है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं भाई, ऑप्शन से देख लेंगे फिर कौन सा आंसर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो x के साथ 8 का गुणा होगा तो 8x माइनस 5/2 गुणित 8 होगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ये तो कट जाएगा, तो 5 चौक 20, तो -20 बराबर x का गुणा 3 से करूँगी तो 3x। फिर से यहाँ पे क्या करना है, चर संख्याओं को एक साइड है, चर को एक साइड, तो चर को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू -20 का हो जाएगा +20, है ना, पक्षांतर से। अब 8 में 3 गया, ये हो गया 5x बराबर 20, तो x का मान हो गया 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, x बराबर हो गया 4, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी जो है x बराबर 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है ना। इन संख्याओं के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात
कीजिए। संख्या कैसे लिखते हैं भाई, 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो एक यहाँ पर एक संख्या होगा, मान लो x होगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। अब दोनों का योग करेंगे, यहाँ पर योग करेंगे तो कितना बोल रहे हैं, 9 बोल रहे हैं ना। तो पहला ही कंडीशन को ले करके हम इसको बिना सॉल्व किए भी इधर देख सकते हैं, क्या इसमें से किसी संख्या का योग 9 हो रहा है। जैसे 4 और 5 है ना, पहला संख्या 4 धन दूसरा संख्या 5, यहाँ पे 9 हो रहा है। 3 और 3 को देखा तो 3 धन 3 बराबर यहाँ पे 6 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है ना। 3 और 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 20 दिया है, 20 धन 0 बराबर तो 2 है, तो 2 तो नहीं, क्या बोल रहे हैं, 9 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं ना। ऑप्शन ए हो सकता है या तो सी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है ना। संख्या का अगर मैं स्थान बदल दूं, जैसे मैं 45 का स्थान बदल दूं तो क्या हो जाएगा, आपस में बदलूंगी तो ये हो जाएगा 54। तो 54 जो प्राप्त संख्या है वो पहले वाली संख्या कितना है, 45 है ना, पहले वाली संख्या से 27 अधिक है बोल रहे हैं, मतलब इसमें अगर 27 जोड़ूं तो 54 आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो इस कंडीशन को भी देखते हैं फुलफिल करते हैं कि नहीं। 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 13, 13 का 3 हासिल आई 1, 4 1 5 2 और ये 7 73। तो ये तो आंसर 45 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, है ना। सॉल्व करके अगर मैं देखूंगी तो 36 को अगर मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा 63, है ना। और यहाँ पर क्या बोलता है, जो प्राप्त संख्या है ना, वो पहले संख्या से 27 अधिक होगा, तो ये हो जाएगा 63। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13 का 3 हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6, 63 इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो आंसर तो यही होगा ऑप्शन सी जो है 36। तो बच्चों यहाँ पर अगर बड़ी थोड़ी लंबे वाले क्वेश्चंस दिए रहेंगे, है ना, तो उसमें हमको अपना टाइम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेस्ट नहीं करना, है ना। ऑप्शन दिया रहेगा, पहला कंडीशन लगा के देखना, जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो चुका था, है ना, वैसे ही होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ 2 में कंफ्यूजन रहेगा, 2 हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, समय की आपकी बचत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा हमको वहाँ पर के कंडीशन को ऑप्शन में पहले अप्लाई करके देखना है। आगे अगर ऑप्शन में सब में अप्लाई हो रहा है, जैसे ये जो 9 वाला कंडीशन था ना, योग 9, इसका भी योग 9 हो रहा था, इसका भी योग 9 हो रहा था, फिर आगे हम लोग गए, है ना, फिर वहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, सी वाला, ठीक है। तो ऐसे करके देखना, इससे क्या होगा, समय का बचत होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक आयताकार तरंगताल मतलब स्विमिंग पूल, है ना, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप कितना है, 154 मीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। चलो क्वेश्चन को एक बार फॉर्म कर लेते हैं समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। अभी आयताकार बोला है ना, आयताकार मतलब ऐसे ही होगा। चलो एक आयत बना देती हूँ यहाँ मैं, तो ये बन गया एक आयत, आयत बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इस आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक है ना। चौड़ाई मान लो x है, ठीक है, चौड़ाई x है, तो आयत की जो लंबाई है, लंबाई वो कितना है, उसके दुगने से 2x प्लस कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2x प्लस 2। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो 2 गुणित लंबाई क्या है, लंबाई क्या है x, ठीक है, और चौड़ाई हो गया 2x प्लस 2। तो इसको हल कर देते हैं, तो ये जाएगा x और 2x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3x प्लस 2, और यहाँ पे 2x से गुणा है, यहाँ पर है ना, 2 से गुणा है, तो 2 गुणित 3x प्लस 2 करोगे तो 2 तिया 6x, और यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 4। तो आयत का परिमाप, यहाँ पर हमको परिमाप का मान पहले से दिया है बच्चों,
तो परिमाप का मान पहले से क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है 154 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 154 ये बन गया हमारा एक चर का रैखिक समीकरण। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो चौड़ाई भी निकल जाएगा, मतलब लंबाई भी निकल जाएगा और हमारा चौड़ाई भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 154 बराबर 6x धन 4, तो धन 4 है तो इधर -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 में 4 घटा दो तो 150 बराबर 6x, है ना। तो ये हो जाएगा 150/6 x का मान। यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, तो ये हो गया 25। तो आयत की चौड़ाई, है ना, आयत की चौड़ाई कितना है, x माने थे, तो बराबर क्या है x, तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया 25। अब लंबाई देखते हैं, तो लंबाई कितना माने थे हम लोग, लंबाई माने थे 2x धन 2, है ना। तो x की जगह 25 रख दो, तो 2 गुणित 25 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, है ना। तो यहाँ पर 25 मीटर और 52 मीटर, है ना, 52 मीटर और 25 मीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर इतना नहीं बनाना है ना, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है आपको जाना है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू जाओगे, टाइम आपका बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो चलो ऑप्शन के थ्रू एक बार जाते हैं और ऐसे ही बना के देखते हैं हम लोग बनता है कि नहीं। देखो, सबसे पहले वो क्या बोला था कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है ना। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई बराबर मान लो चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर कितना होता 2x + 2। तो यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई, मतलब देखो क्वेश्चन पे लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पर का जो मान है वो लंबाई का है ना, और इधर का मान जो है वो चौड़ाई का है। ठीक है, तो देखो चौड़ाई अगर x है तो 2x + 2 होना चाहिए। 25 है यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या है 25, तो 25 का 2 गुने से 2 अधिक, तो यहाँ पर देखो 25 के 2 गुने से 2 अधिक मतलब 25 दूनी 50 और उससे 2 अधिक 52, है ना। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ऑप्शन है ना, वो तो राइट है, उसको तो हम लोग पहले से जानते हैं। मान लो नहीं जानते हैं तो तब के कंडीशन में बोल रहे हैं, है ना। अगर 32 का 2 गुना करोगे तो 34 तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। 25 है, 25 का 2 गुना करूँगी 33 तो नहीं आएगा, 50 आता है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 20 है, 20 का 2 गुना करूँगी तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है, और 40 में धन 2 करना है, यहाँ पे धन 2 करना है ना, तो 42 आ रहे हैं। तो देखो ए और डी, है ना, ऐसे ही आपके 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं ना। तो ए और डी में हमको देखना है। आगे देखो क्या बोलता है कि उसका परिमाप क्या है 154 मीटर, है ना। सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देना, 154 बराबर कितना 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई जोड़ के वहाँ पे सॉल्व करते तुरंत आपका आंसर जो है वो आ जाता है। तो आंसर क्या आया हमारा 52 मीटर और 25 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जितना भी क्वेश्चन दिए रहेगा ना, उसमें सबसे पहले देख लेना कि ऑप्शन क्या क्या दिए। कई ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बी और सी हुए हैं ना, तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या कितनी अधिक है दूसरी संख्या से, 15 अधिक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो 45 है, 50 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 5। दोनों में से कोई भी संख्या 15 अधिक है क्या, नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 है और 55 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया 15, तो ये हो सकता है ना। यहाँ पे देखो 60 है और 35 है, तो 60 और 35 के बीच का अंतर ही हो गया, कितना हो गया 35, 40, तो ये हो गया 25। देखो यहीं से सॉल्व हो गया। अंतर बोल रहा था दोनों संख्याओं का
एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है ना, तो ये वाली संख्या बस 15 अधिक है, तो यही जो है कंडीशन को फुलफिल कर रही है ना, इसीलिए जो ऑप्शन बी होगा वो होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जिससे क्या है आपके समय की बचत होगी, है ना। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।